नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है ओनली यूपीएससी के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम पीटी स्पेशल कर रहे हैं। ये पीटी स्पेशल 4 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। तो हमने शुरुआत में जो है आधुनिक भारत इतिहास को पढ़ना शुरू किया, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी के आगमन को हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रम में हमने क्या किया है कि अंग्रेज़ तक पढ़ लिया है। उससे आगे हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार आया और उनका विस्तार किस प्रकार इंडिया में हुआ। तो आज उसी क्रम में हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना और उसके पतन तक समझेंगे। तो देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 एडी में होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 एडी में होती है। अच्छा, अब आपको ये भी याद करना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपको याद होगा कि 1599 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें कोरिलेट करके पढ़ना होता है। ठीक है, नियंत्रण जो है फ्रांसीसी सरकार का फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत ज़्यादा था, और यही वजह है कि भारत में वो अंग्रेज़ों से हारे और यहाँ पर असफल भी हुए, क्योंकि सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर जो है सरकारी नियंत्रण बहुत कम था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर सरकारी नियंत्रण ना के बराबर था, केवल अनुमति उनको लेना था। उसके बाद में वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, इसीलिए वो निर्णय आसानी से ले पा रहे थे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं गतिविधियों की। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी गतिविधियों को हमने आसानी से समझने के लिए 2 भाग में बांट लिया। एक भाग है आर्थिक और दूसरा भाग है राजनैतिक। ठीक है, तो इससे चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। हालांकि किसी कंपनी की स्थापना किस लिए होती है? होती है व्यापार करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और इंडिया में अपना पूरा वर्चस्व बनाती है और एक लंबे समय तक भारत पर एक राजनीतिक गुलामी का काम करती है। ठीक है, तो जो पहला आर्थिक पक्ष है उसको देख लेते हैं। पहला व्यापारिक केंद्र जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला वो जगह थी सूरत, और वर्ष था 1668। यानी कि कंपनी की स्थापना के 2 वर्ष बाद उन्होंने सूरत में अपना एक व्यापारिक केंद्र खोला। देखते ही देखते वो चंद्रनगर, जो कि कोलकाता के पास है बंगाल में, और पांडिचेरी तक अपना विस्तार कर लिया। ठीक है, उसके बाद में पांडिचेरी में एक लुई फोर्ट नाम का किला भी बनाया, यानी कि किलेबंदी भी उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो ये उनके मुख्य व्यापारिक काम थे। हालांकि जब वो राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे तो वहाँ से अंग्रेज वो इससे ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं दक्षिण भारत में, तो उसको हम राजनीतिक पक्ष में समझेंगे। आइए देखते हैं राजनीतिक पक्ष क्या है। 1740 आते आते जो फ्रांसीसी हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, और उसकी वजह थी कि जिनका गवर्नर था डुप्लो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। ठीक है, तो कर्नाटक का युद्ध बहुत फेमस है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो कर्नाटक का जो युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ, और ये 3 युद्ध हुए। पहला कर्नाटक का युद्ध, दूसरा कर्नाटक का युद्ध और तीसरा कर्नाटक का युद्ध। ये तीनों अलग अलग कारणों से हुए, अलग अलग समय पर हुए। आइए समझते हैं। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 1748 एडी के बीच में हुआ, और इसका कारण था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच में एक युद्ध चल रहा था जो कि सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जो पहला कर्नाटक का युद्ध था जो इंडिया में हुआ, फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में, उसका कारण यही सप्तवर्षीय युद्ध था। ठीक है, 1749 के आसपास आते आते सप्तवर्षीय युद्ध जो है ख़त्म हो गए और प्रथम कर्नाटक युद्ध भी ख़त्म हो गया। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से 1754 के बीच में हुआ, और इसका वजह था कर्नाटक एवं हैदराबाद में सत्ता संघर्ष। चूँकि ये जो व्यापारिक कंपनियां हैं, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये चाहते थे कि जो राजा, जो महाराजा हैं, जो स्थानीय प्रशासक हैं, वो अपने मुताबिक काम करें तो व्यापार करने में सुगमता होगी और ज़्यादा ही इफिशेंसी के साथ वो व्यापार कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जितने भी प्रशासक हैं वो उनके मन के हों,
इसीलिए जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये होता है, क्योंकि दो बड़े क्षेत्रों पर दो राजाओं को बिठाना है और ये दोनों शक्तियाँ उसमें लगी हुई हैं कि अपने मनपसंद राजा को उस पर बैठाया जाए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को समर्थन दिया। यानी कि जो फ्रांसीसी हैं वो चाहते हैं कि कर्नाटक में चंदा साहब राजा बने और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग बने। ठीक है, वहीं अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन को और हैदराबाद में नासिर जंग को अपना समर्थन दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्लेश शुरू होता है। अब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि अंग्रेज समर्थक दोनों दावेदार मारे गए और फ्रांसीसी समर्थक सत्ता पर काबिज हुए, यानी कि फ्रांसीसियों की जीत हुई एक तरीके से कहें। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी बहुत मजबूत हुए, क्योंकि उनको मिला क्या? फ्रांसीसी को मिला क्या? पांडिचेरी के निकट 80 गांव उनको चंदा साहब ने जो है गिफ्ट कर दिए कि आपने हमारी इतनी मदद की है। वहीं मुजफ्फर जंग ने मसूलीपट्टनम शहर को, जो कि एक मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, चाहे वो अंग्रेजों का हो या बाद में फ्रांसीसियों का बना, बहुत ही समृद्ध एक क्षेत्र था, उसको फ्रांसीसियों को भेंट कर दिया, यानी कि उनको गिफ्ट कर दिया। और पूर्वी तट, यानी कि जो पूर्वी तट है कृष्णा नदी से लेकर के पूरा कन्याकुमारी तक, मुजफ्फर जंग ने उस पर कहा कि अब फ्रांसीसी गवर्नर का अधिकार जो है चलेगा, यानी कि उसका प्रशासन चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। कृष्णा नदी से लेकर के पूरा कन्याकुमारी तक, अगर आपने कभी भारत का मैप देखा हो, जो पूर्वी तट है वो पूरा एरिया जो है फ्रांसीसियों के हाथ में आ गया। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो है घटना घटित हुई फ्रांसीसियों के लिए, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने उनको बहुत मजबूत कर दिया। यहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने फ्रांसीसियों को दक्षिण भारत में बहुत मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया। ठीक है, अब फ्रांसीसी शक्ति का पतन किस प्रकार होता है इसको भी समझ लेते हैं। 1751 एडी में रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही बेहतरीन योद्धा था अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अगर माने तो, ने अरकाट पर हमला किया और उसे जीत लिया। इससे विवश होकर के फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया एवं चंदा साहब की हत्या कर दी गई। चंदा साहब कहाँ के राजा थे? कर्नाटक के राजा थे। उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि फ्रांसीसी इसमें हार गए थे। ठीक है, उसके बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है और इसकी वजह क्या है कि चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर के ये जो है लड़ाई शुरू होती है। 1759 के आसपास में शुरू होती है। ठीक है, चंद्रनगर कहाँ पर है? बंगाल में है, कोलकाता के पास में है। ठीक है, तो इस पर अधिकार को लेकर के तृतीय कर्नाटक युद्ध होते हैं। उसके बाद में 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। इससे वांडीवास में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आए, एक लड़ाई हुई जिसमें फ्रांसीसी हारे और पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, इसके बाद में 1763 में एक समझौता होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हालांकि यूरोप में फ्रांस मजबूत थे, काफ़ी मजबूत थे, लेकिन इंडिया में उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वो यूरोप के समझौते से भी जो है इंडिया में अपनी काफ़ी स्थिति अच्छी बनाए हुए थे। ठीक है, तो पेरिस में एक समझौता होता है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। इस समझौते में जो है बात सामने आती है कि अंग्रेज़ों ने फ्रांस के सभी व्यापारिक केंद्र को वापस कर दिए, परंतु किलेबंदी का अधिकार फ्रांसीसी के पास नहीं रहा, यानी कि अब वो किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। अब फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में एक व्यापारी बनकर रह गए, यानी कि इंडिया में जो अब अंग्रेज़ों की फ्रांसीसियों की स्थिति थी वो एक व्यापारिक की थी कि वो आए व्यापार करें, लेकिन वो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई किला नहीं बनाएंगे और उनको जो संरक्षण है वो अंग्रेज देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1668 से लेकर के 1763 तक जो है फ्रांसीसी काफ़ी ज़्यादा मजबूत प्रेजेंस के साथ इंडिया में थे। उसके बाद में उनकी स्थिति कमज़ोर हुई, हालांकि वो पौंडीचेरी से बहुत बाद में जाते हैं, पौंडीचेरी में उनका अधिकार काफ़ी दिन तक रहता है। ठीक है, तो ये थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी कि वो किस प्रकार आए। चूँकि हम पीटी स्पेशल कर रहे हैं तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा जो इररिलेवेंट चीज़ें उनको हमने नहीं लिया है,
जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन्हीं को हमने लिया है, क्योंकि पूरा सिलेबस अगर आपको जो है पढ़ना है तो ये 4 महीने में नहीं हो सकता है। 4 महीने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल हम उनको ही कवर कर सकते हैं और उसी क्रम में चल रहा है। हालांकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इतना जो है छोटा भी नहीं है कि आपका कोई सवाल नहीं होगा, सारे सवाल आपके फंसेंगे इसमें। लेकिन जैसा यूपीएससी चाहती है कि जो उसका अप्रोच है वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए, तो आपको उतना कंटेंट मैं दे दूंगा जिससे आप क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएं। लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका सोच, आपका नज़रिया डिफरेंट होना चाहिए, अलग तरीके से होना चाहिए। इसकी चर्चा हमने शुरुआत की अपनी क्लासेस में की थी। शुरुआत के जो 2 क्लास हमने पीटी स्पेशल में किया था उसमें हमने इन सारी चीज़ों पर बात की थी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार समय निकाल करके उसको भी देख लीजिए। जो हमारा पीटी स्पेशल का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, उसमें आप जाएंगे तो आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।